एपिसोड 111 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डोंकी एकेडमी के फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन चालू हैं। यहाँ पर उन सारे बच्चों का कंपटीशन होता है। कंपटीशन में पास होने वाले बच्चों को एलीट क्लास में एडमिशन दिया जाता है। मिंग भी उन सारे बच्चों में इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है और मिंग के कंपटीशन को देखने के लिए हेड मास्टर और बाकी के दोनों टीचर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो लोग इनका कंपटीशन देख रहे हैं बाकी सभी का कंपटीशन छोड़कर, क्योंकि हेड मास्टर और बाकी के दोनों टीचर्स को मिंग के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी है। फाइनली मिंग की बारी आ ही जाती है। मिंग ऊपर चढ़ता है अज़ूरे वुड के ऊपर पंच मारने के लिए ताकि उसकी पावर को देखा जा सके कि उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर है। वो सारे लड़के मिंग की तरफ देखकर कहते हैं मुझे कुछ याद आ रहा है। इस लड़के की शक्ल देखकर लगता है कि ये वही है जो कि 1 महीना पहले यहाँ से भाग गया था और ये लड़का मीरू का दोस्त है। दूसरे वाला लड़का उसे कहता हाँ मुझे भी लगा ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चलो आज देखते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मीरू जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस लड़के को घास डाल रही है तो इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि मिंग भी पंच मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। मिंग पंच मारने से पहले सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ पंच मारूंगा तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है और मैं सभी को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं दिखाना चाहता। इसलिए ना ही मुझे यहाँ पर ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है। सिर्फ एक हल्का सा पंच मारता हूँ ताकि मैं सिर्फ यहाँ से पास हो सकूँ। और मिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। मिंग अज़ूरे वुड के ऊपर पंच मारता है लेकिन जैसे वो पंच मारता है हेड मास्टर उसी वक्त पहचान जाते हैं और कहते हैं ये लड़का अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहा। इसने अभी जितनी स्ट्रेंथ के साथ अज़ूरे वुड के ऊपर पंच मारा है इसकी पावर तो 70 या 80 कैटीज के बराबर होगी। वाइस हेड मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं ये लड़का ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं यहाँ पर कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ कि इसकी पावर देखी जाए ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये यहाँ पर अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को अज़ूरे वुड की एनर्जी के अंदर मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से मिंग की पावर जो वहाँ पर कैटीज में शो हो रही होती है वो वहीं पर 1000 कैटीज बन जाती है। एग्जामिनर भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है लड़के तुम तो फेल हो गए हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ 1000 कैटीज की पावर है। इतनी पावर तो किसी भी कल्टीवेटर के पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम है। आम से कल्टीवेटर जो कि डिसाइपल स्टेज में हो उसके पास भी 1000 कैटीज से ज्यादा पावर होती है। बाकी के सारे लड़के भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही ये तो हमसे भी ज्यादा बड़ा नालायक है, उसके पास तो सिर्फ 1000 कैटीज की पावर है। वो लड़के हंसते हुए कह रहे होते हैं अगर हम लोग फूंक भी मारेंगे तो भी ये नीचे गिर जाएगा। उनमें से एक लड़का कहता है अगर मैं अपनी सिर्फ एक फिंगर के साथ भी अज़ूरे वुड के ऊपर टच करूंगा तो भी 1000 कैटीज से ज्यादा की पावर शो होगी। ये लड़का तो बिल्कुल नालायक है और कुछ भी नहीं कर सकता। मिंग बिमिंग से पूछता है बिमिंग क्या तुम्हें पता है कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने जो पंच मारा था मुझे क्लियरली पता है कि मैंने 50,000 कैटीज से ज्यादा की पावर लगाई थी। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अब ये भी थोड़ी देर पहले जैसे ही आपने उस अज़ूरे वुड के ऊपर पंच मारा उसी वक्त एक अजीब सी जान की एनर्जी यहाँ पर आई और आपकी उस सारी पावर के अंदर शामिल हो गई जिसकी वजह से इसने आपकी पावर को डिस्टॉर्ट कर दिया और सिर्फ 1000 कैटीज की पावर को रहने दिया। ये सब कुछ अजीब पावर की वजह से हुआ है। लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही सुप्रीम मास्टर है जिसने ये सब कुछ किया है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि इस अकेडमी का बहुत ज्यादा हाई लेवल का ऑफिशियल है जो ये चाहता है कि आप यहाँ पर अपनी फुल पावर को शो करवाएं क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आप अपनी पावर को हाइड कर रहे हैं। मिंग एग्जामिनर से कहता है मुझे लगता है कि मेरे पंच के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्या मैं दोबारा से पंच मार सकता हूँ। एग्जामिनर उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है तुम्हारे पंच में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। मेरी अरे में कुछ मसला है क्योंकि 1000 कैटीज की पावर तो बहुत ज्यादा कम है, वो भी एक वॉरियर लेवल के कल्टीवेटर के लिए। चलो जल्दी से पंच मारो। तो सारे बच्चे फिर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चाहे तुम 2 बार करो या फिर 10 बार ट्राई कर लो तुम्हारी 1000 कैटीज की पावर तो 1000 कैटीज ही रहने वाली है। उनमें से कहता है अगर तुम दोबारा ट्राई भी करते हो तो शायद तुम्हारी पावर 30,000 कैटीज तक पहुँच जाए, लेकिन फिर भी तो तुम फेल ही होने वाले हो। मिंग भी फिर से पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी डार्क फोर्स को भी एक्टिवेट करता है और कहता है अब जबकि कोई हायर ऑफिशियल मेरी फुल पावर को देखना चाहता है तो फिर ठीक है मैं उसे अपनी फुल पावर दिखाता हूँ। और साथ ही मिंग कहता है अब जबकि मुझे एक और टेक्निक आती है यानी कि मैं अपने बाजू में अपनी पावर को डबल कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी की सारी फोर्स को अपने मुक्के के अंदर ला सकता हूँ तो मैं उसको दिखाता हूँ अपनी पावर को डबल करके। मिंग अपनी सारी पावर को अपने पंच के अंदर स्टोर करता है। उसके बॉडी में जितनी भी की पावर होती है वो अपने पंच में स्टोर करने के बाद अज़ूरे वुड के ऊपर पंच मारता है और अज़ूरे वुड के अंदर भी डेंट पड़ जाता है और वहाँ से जबरदस्त पावर का सर्च निकलता है। वो सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे मिंग की एनर्जी को मापा जाता है एग्जामिनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास तो 3 लाख कैटीज की पावर है। अब वो सारे लड़के जो कि पहले हंस रहे थे वो सारी हैरान होती है और कहती हैं क्या हम लोगों ने ठीक सुना है, अभी अभी एग्जामिनर ने क्या कहा, क्या इस लड़के के पास 3 लाख कैटीज की पावर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अपनी वॉरियर लेवल पर है। एक वॉरियर लेवल का लड़का 3 लाख कैटीज की पावर कैसे रख सकता है। एक लड़का कहता है मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ईयर में जितने भी वॉरियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी इसका पंच खाने के बाद जिंदा रहेगा। एग्जामिनर अज़ूरे वुड की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस अज़ूरे वुड के ऊपर एक अरे फॉर्मेशन थी जो कि इसको सेफ रखती है। लड़के ने इस अज़ूरे वुड की ये हालत कर दी है, इसका मतलब तो ये है कि इस लड़के के पास 3 लाख कैटी से भी ज्यादा
पावर है। इसी वजह से तो ये अरे फॉर्मेशन भी टूट गई है, साथ ही हमारी अजूरे वुड भी बेकार हो गई है। लगता है कि यहाँ के लिए बाकी के एग्जामिनेशन के लिए नई अजूरे वुड लानी पड़ेगी। वाइस हेडमास्टर से कहती है, हेडमास्टर मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब आप अपने वॉरियर लेवल पर थे तब आपके पास भी इतनी पावर नहीं थी। ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेडमास्टर से कहते हैं, जितनी इस लड़के के पास पावर है मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई ऑर्डिनरी टीचर इसको पढ़ा सकेगा, इसके लिए बेस्ट टीचर लाना पड़ेगा। हेडमास्टर कहते हैं, हम तीनों के पास तो जरा भी टाइम नहीं है कोई नया स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, कि हम लोग अपनी एकेडमी के कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी उस स्टूडेंट को वापस बुलाना पड़ेगा, वही आकर इसकी टीचर बनेगी। वाइस हेडमास्टर की बात सुनने के बाद कहते हैं, लेकिन वो लड़की तो इस वक्त बैटल फील्ड में है क्योंकि वो हमारी एक जनरल है। क्या हम लोग उस लड़की को सिर्फ इस लड़के का मास्टर बनने के लिए बैटल फील्ड से वापस बुलाने वाले हैं? गोल्डन बालू वाले टीचर कहते हैं, वाकई में उस लड़की को वापस बुला रहे हैं। वैसे उस लड़की को बुलाना ठीक रहेगा क्योंकि इस जैसे मॉन्स्टर लड़के के लिए वही टीचर ठीक रहेगी। वो लड़की खुद भी एक मॉन्स्टर है और गुस्से की बहुत ज्यादा बुरी है। हेडमास्टर से कहते हैं, मैंने अभी सिर्फ ये सोचा है, अभी उस लड़की को वापस बुलाया नहीं है, पहले इस लड़की को थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। और यहीं पर इनका सेकंड एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होता है। सेकंड एलिमिनेशन राउंड में यहाँ पर बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, उन सभी हर्डल्स को उन्होंने पार करना होता है। एग्जामिनर उन सब से कहते हैं, यहाँ पर जितने भी मैकेनिज्म लगे हुए हैं तुम्हें उन सभी से बचते बचाते आखिर तक पहुँचना है। अगर तुम लोग आखिर तक पहुँच जाते हो तो तुम पास हो जाओगे, जबकि बाकी के सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों चीजों को देखा जाएगा। एग्जामिनर जैसे उन सभी को टेस्ट स्टार्ट करने का कहते हैं, मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन सारे मैकेनिज्म के बीच से होता हुआ पार चला जाता है। वो सारे लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मैकेनिज्म तो इस लड़के को छू भी नहीं पा रहा। सेकंड टेस्ट को पास करने के बाद मिंग थर्ड टेस्ट में चला जाता है। थर्ड टेस्ट की शुरुआत में एग्जामिनर उन सबसे कहता है, जहाँ पर एक आयरन मैन है, तुम्हें उस आयरन मैन को 3 दफा हाथ लगाना है और उससे बचते बचाते एंड तक पहुँचना है। अगर तुम उसको 3 बार हाथ लगाने के बाद आगे पहुँच जाते हो तो तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे, वरना तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे। मिंग क्योंकि पहले वाले टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मिंग उन सभी के आगे आगे होता है। वो अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है। रास्ते में जितने भी आयरन मैन होते हैं उन सभी को मार देता है, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि उन्हें सिर्फ 3 बार हाथ लगाना होता है। तो सारे लड़के कहते हैं, ये लड़का हमारे टेस्ट को बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहा है, ये इन सारे आयरन मैन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम लोग हाथ किसको लगाएंगे और भागेंगे किससे? जबकि हेडमास्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का वाइस हेडमास्टर की उस छोटी ट्रिक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और गुस्से में है, इसी वजह से ये सारी हरकतें कर रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं, ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं भी जब जवान था मैं भी बिल्कुल इसी के तरह था, किसी की बात नहीं सुनता था और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। इसका कैरेक्टर तो मुझसे मिलता जुलता है। वाइस हेडमास्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं, हेडमास्टर आपका मुकाबला कौन कर सकता है, आप तो बहुत ज्यादा महान हैं, आपके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होती थी जिसे आप यूज कर सकते थे। और यहीं पर कहानी बताने वाला कहता है, तीनों एलिमिनेशन राउंड को पार करने के बाद पहले शुरुआत में 6000 बच्चे थे, जब तीनों एलिमिनेशन राउंड पूरे हो गए तो सिर्फ 280 बच्चे ही बचे। उन सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट होने वाला है जिसमें वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाले हैं, वो भी एक दूसरे के साथ। और इस वक्त सभी का ध्यान अरीना की तरफ है। वो सारे बच्चे अरीना के इर्द गिर्द खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पर फाइटिंग हो रही है। भी वहीं पर खड़ा फाइट देख रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास ज़ैंग हैंग आता है। ज़ैंग हैंग उसे कहता है, तो बॉस फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ज़ैंग हैंग उसे कहता है, बॉस तुम्हारा एलिमिनेशन राउंड कैसा रहा? ये तो बात पता है कि तुम पास हो गए होगे, कहीं वहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? मिंग उसे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बहुत ही आसानी से अपने एलिमिनेशन राउंड्स को पास कर लिया है। अब फाइनल राउंड में मेरी फाइट होने वाली है। साथ ही वो ज़ैंग हैंग से कहता है, तुम तो मार्शल आर्ट्स के मास्टर कंपटीशन में हो, मैंने सुना था कि तुमने हिस्सा लिया है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ पर होना चाहिए। ज़ैंग हैंग उसे कहता है, बॉस वैसे हमारे मास्टर एरिया में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने अपने कंपटीशन को बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया। सबसे पहली फाइट मेरी थी, इसलिए मैं फाइट करने के बाद अब रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैंने सोचा जरा आपसे मिलाता हूँ, तो भागता हुआ यहाँ पर आ गया। ज़ैंग हैंग मिंग से कहता है, बॉस मीरू भी यहाँ पर है, वो छुपकर आपको देख रही है, वैसे वो भी मेरे साथ मास्टर्स के कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। ज़ैंग हैंग मिंग से कहता है, बॉस वो वहाँ पर एक लड़के के पीछे छुपकर आपकी तरफ देख रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। मिंग उसकी तरफ देखता है तो मीरू उसकी तरफ देख रही होती है। जैसे ही मीरू को पता चलता है कि मिंग उसकी तरफ देख रहा है, वो फिर से एक लड़के के पीछे छुप जाती है। मिंग ज़ैंग हैंग से कहता है, आखिर इस लड़की को क्या हो गया है, ये मुझसे इस तरह छुप क्यों रही है? ज़ैंग हैंग उसे कहता है, बॉस उसे लगता है कि वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे साथ एक रात गुजारी थी, इसी वजह से बाकी के सारे लड़के तुम्हारे पीछे लग गए थे, तो तुम्हें पूरे 1 महीने तक सारे लड़कों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, इसी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। मिंग ज़ैंग हैंग की बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और
मीरू से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही शर्मिंदा होने की, हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों यहाँ पर इकट्ठे मैच देख सकते हैं, बाकी अगर कोई भी हमारी तरफ घूर रहा है तो उन सभी को दफा करो, ये सारे लोग तो हमें घूरना बंद नहीं करेंगे। मिंग अभी वहीं पर मीरू के साथ ही बात कर रहा होता है कि वहीं पर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का डिप्टी डायरेक्टर और उसके साथ एक लड़का होता है, यही लड़का है जो मीरू के पीछे लगा हुआ है और लास्ट टाइम ये मिंग के साथ पंगा भी ले रहा था। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का डिप्टी हेड उस लड़के से कहता है किनजैन, मैंने सुना है कि तुम मीरू के पीछे काफी अरसे से लगे हुए हो और हमेशा उसी की बातें करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है? अगर तुम चाहो तो मैं सब में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस लड़की को बटाने में। किनजैन अपनी मार्शल आर्ट्स के मास्टर लेवल पर है। किनजैन कहता है डिप्टी लीडर, आपको इस सारे मसले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तो सिर्फ एक वॉरियर लेवल का स्टूडेंट है, मैं इसके साथ खुद ही निपट सकता हूँ, मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं, बस देखते जाओ मैं कैसे इस लड़के से बदला लेता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 111 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 112 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और लैंसू कंपटीशन देखने के लिए खड़े होते हैं क्योंकि मिंग की बहुत ही जल्दी बारी आने वाली है इस कंपटीशन के लिए, क्योंकि वहीं पर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का डिप्टी लीडर भी खड़ा होता है, जबकि उसके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम किनजैन होता है, वो भी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का एक लड़का है और वो मीरू का पुराना आशिक है। यहाँ पे यूं कहने की वो उसका स्टॉकर है, वो हमेशा उसको देखता रहता है लेकिन वो कभी उसको हासिल नहीं कर पाया। वो अपनी मार्शल आर्ट्स के मास्टर लेवल पर है, यानी कि मिंग से एक ग्राम हायर है। वो अपने डिप्टी लीडर से कहता है बॉस, आपको इस सब मसले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के के साथ अपने तौर पर निपट सकता हूँ, अब आप बस देखते जाओ कि मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। थोड़ी देर के बाद एग्जामिनर कहता है अब नेक्स्ट मैच नंबर 45 नंबर 107 के दरमियान में होने वाला है, उनमें से एक तो हमारा मिंग है क्योंकि दूसरी तरफ एक लड़की होती है। एग्जामिनर उन दोनों से कहता है प्लीज दोनों कम्पिटिटर अरीना के सेंटर में आ जाएं। मिंग और वो लड़की दोनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। वो लड़की उसे कहती है हेलो, मेरा नाम हांस यांग मी है। मिंग उसे कहता है मेरा नाम मिंग जी है। अब वो लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए उसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ मी के बारे में कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जियांग मी तुम अनस्टॉपेबल हो, इस लड़के को सिर्फ एक ही पंच में हरा दो, मैं कोई भी नहीं रोक सकता, आज का कंपटीशन तो तुम ही जीतोगी। में से एक लड़का तो मिंग को इतना भी कह देता है अगर तुमने यहाँ पर इस कंपटीशन में मेरी मीमी को हरा दिया तो उसके बाद देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि जियांग मी भी शर्माते हुए मिंग से कहती है प्लीज इन सभी की बातों को इग्नोर करो, ये सारे के सारे मेरे स्टॉकर्स हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन सभी की बातों में नहीं आने वाला, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस बैटल को एंड करने की कोशिश करूंगा। बैटल के स्टार्ट होते ही वो लड़की अपने हाथों पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फैंटम स्ट्राइक होता है उसके साथ अटैक करती है। वो मल्टीपल पाम टेक्निक के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर रही है, जबकि मिंग भी अपनी विजुअल फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही उसकी पाम टेक्निक को अपनी फिंगर टेक्निक से रोक लेता है। और जैसे ही अपनी विजुअल पावर को रिलीज करने लगता है जियांग मी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। जियांग मी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालांकि मैंने सिर्फ कुछ ही बार अपनी पाम टेक्निक के साथ इस लड़के के ऊपर अटैक किया है लेकिन फिर भी मेरा हाथ बहुत ज्यादा नम हो गया है। जियांग मी सोच रही होती है मैंने इस लड़के की स्ट्रेंथ को तो पहले ही देख लिया है, फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड में मैं इसके साथ डायरेक्टली फाइट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं हार जाऊंगी, अगर इसका एक भी पंच मुझे लग गया तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। जियांग मी कहती है मेरा अजूरे ड्रैगन स्टेप लगता है कि इससे ज्यादा इवॉल्व है, क्योंकि मैंने अजूरे ड्रैगन स्टेप के सेकंड स्टेप को मास्टर किया हुआ है, इसलिए मेरी स्पीड इससे ज्यादा होगी, मैं अपनी स्पीड पर डिपेंड कर सकती हूँ और इसे जीत सकती हूँ। वो जैसे ही अपने अजूरे स्टेप को एक्टिवेट करके मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मिंग अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ जियांग मी के पीछे आ जाता है और पीछे वाली साइड से उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है क्या तुम अब भी कंटिन्यू करना चाहती हो, तुमने मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ को देख लिया है। जियांग मी उसे कहती है ठीक है मैं सरेंडर करती हूँ, मैं अपनी हार मानती हूँ। ऐसी वो लड़की अपनी हार मानती है, उसी वक्त साइड से कोई चीज उड़ती हुई आती है। मिंग उस चीज को अपने हाथ में पकड़ लेता है और जैसे ही वो अपनी मुट्ठी खोल कर देखता है वो एक सब्जी का पत्ता होता है। मिंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर के बाद टीना के बाहर से बहुत सारे टमाटर और गाजरें उड़ती हुई आती हैं। मिंग के ऊपर बहुत सारी सब्जी फेंकी जा रही है क्योंकि मिंग के ऊपर सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से हैं क्योंकि मिंग ने एक लड़की को हरा दिया है और वो सारे के सारे उस लड़की के फॉलोअर्स हैं, इस बात से नाराज हैं कि मिंग ने लड़की को क्यों हराया है। उनमें से कहता है एक लड़की को हरा कर तुम्हें कौन सा फख्र महसूस हो रहा है, अगर
तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो, मुझसे फाइट करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जबकि मिंग उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक लड़की और एक लड़के में कोई फर्क नहीं होता, हम सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं और जब हम लोग कम्पीट करते हैं तो हम लोग मर्द और औरत का फर्क नहीं देखते। अगर ये एक एक्चुअल बैटल होती तो तुम्हें लगता है कि वो लड़की मेरे सामने सरेंडर करके बच सकती थी? नहीं, अब तक तो मैंने उसको मार दिया होता। तुम सब लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो जो कि उस लड़की की साइड ले रहे हो। उसी वक्त एक सब्जी का पत्ता उड़ता हुआ मिंग की तरफ आ रहा होता है क्योंकि उस सब्जी के पत्ते के अंदर एक नीडल होती है। मिंग उसको अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और जल्दी से उसको अवॉइड करता है। हालांकि वो नीडल उसकी चेस्ट के ऊपर लगती है और एक छोटा सा स्क्रैच भी लगता है। मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन सभी से कहता है, तुम में से किसने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया है? लगता है कि तुम में से कोई मुझे मारना चाहता है। चलो जल्दी से बताओ, तुम में से किसने ऐसा किया है? वो सारे के सारे लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो सिर्फ टमाटर और सब्जियां फेंक रहे हैं, में से किसी ने भी कोई ऐसी चीज नहीं फेंकी। सभी लड़कों में से किनजैन निकलता है और किनजैन उसे कहता है, जूनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है मेरा हाथ स्लिप हो गया और मेरे हाथ में सब्जी की जगह पे नीडल आ गई, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मीरू किनजैन को देखती ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये तो किनजैन है जो कि हमेशा ही मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, ये मेरे पीछे लगा रहता है, मुझे लगता है इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। मीरू कहती है, मैं अभी जाती हूँ और इस लड़के को मार कर आती हूँ, जबकि ज़ैंग हैंग उसे रोक लेता और कहता है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। हालांकि किनजैन ने हमारे बॉस के ऊपर अटैक किया है, इसलिए मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में हूँ और उस लड़के के साथ फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते कि हम लोग मास्टर राम से हैं। यहाँ पर फाइट करेंगे तो हमें एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। किनजैन एग्जामिनर से कहता है, एग्जामिनर ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और ऊपर से मिंग को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि टीचर इस बात का इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा था, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। एग्जामिनर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, चलो फिर ठीक है, अब जबकि इस लड़के ने मान लिया है कि उसका हाथ स्लिप हुआ था, ये एक एक्सीडेंट है, मैं इस बार इस लड़के को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें वार्निंग दी जाती है, दोबारा इस तरह की हरकत मत करना वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किनजैन उन सबसे कहता है, अब जबकि एग्जामिनर ने कह दिया है कि ये एक एक्सीडेंट है तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करता, मैं वापस अपनी अरीना में जा रहा हूँ। ऐसे ही वो वहाँ से जाने लगता है। मिंग उसे कहता है, वहीं पर रुक जाओ, तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया, तुम्हें क्या लगता है टीचर ने तुम्हें यहाँ से जाने दिया है तो इसका मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना हम दोनों फाइट करें। मिंग वहाँ पर अरीना के सेंटर में खड़ा होकर सभी के सामने किनजैन से कहता है, मिंग जी तुम्हें सभी के सामने लाइफ एंड डेथ बैटल की चुनौती देता हूँ, तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर आओ और मेरे साथ फाइट करो। लाइफ एंड डेथ बैटल का सुनते ही वो सारे के सारे लड़के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, किनजैन सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो ऊपर से मार्शल आर्ट्स के मास्टर लेवल पर है, जबकि मिंग जी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो भी अपनी वॉरियर स्टेज के थर्ड लेवल पर है। मिंग जी चाहकर भी इस लड़के को हरा नहीं सकेगा, फिर इस लड़के को चैलेंज करने का क्या फायदा, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। ऊपर से इसने सारे स्टूडेंट्स के सामने कंपटीशन के दौरान लाइफ एंड डेथ बैटल की चुनौती दे दी है। क्या ऐसा टीचर अलाउ कर सकते हैं? क्या अकेडमी के अंदर भी इस तरह के मैचेस हो सकते हैं? किनजैन भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिंग से कहता है, लड़के लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है जो तुम मुझे इस तरह की चुनौती दे रहे हो। और साथ ही किनजैन भी उसे कहता है, मैं किनजैन तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल खेलने के लिए तैयार हूँ। एग्जामिनर उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, लाइफ एंड डेथ बैटल इन दोनों का पर्सनल मैटर है। हालांकि एकेडमी में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि ये दोनों बैटल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो कंपटीशन चल रहा है और मुझे नहीं लग रहा मैं कंपटीशन को छोड़कर इन दोनों के लिए यहाँ पर लाइफ एंड डेथ कंपटीशन करवाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को रोक देता हूँ। लेकिन एग्जामिनर जैसे ही बोलने लगते हैं, हेडमास्टर उसके कान में कहते हैं, इस फाइट को होने दो। एग्जामिनर भी जब बात सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो पीछे की तरफ देखते हैं, एकेडमी की बिल्डिंग की तरफ। वहाँ पर हेडमास्टर और साथ में दोनों मास्टर्स भी खड़े होते हैं। एग्जामिनर भी ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हेडमास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो सारे मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल के स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी भी जब मार्शल आर्ट्स वॉरियर के स्टूडेंट्स के कंपटीशन को देखने के लिए कभी नहीं आए, इन्हें तो ग्रैंड मास्टर एरिया में होना चाहिए था, वहाँ पर सारे पावरफुल स्टूडेंट्स होते हैं। हेडमास्टर उनसे कहते हैं, इन दोनों को लाइफ एंड डेथ बैटल करने दो और इन सभी को जो भी जीतेगा को हमारी एकेडमी के रूल्स के मुताबिक रिवार्ड दिया जाएगा। एग्जामिनर कहता है, अब जबकि हेडमास्टर ने इजाजत दे दी है चलो फिर ठीक है। एग्जामिनर बाकी के सभी से कहता है, अब जबकि दोनों चैलेंजर इस बात के लिए राजी हैं लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए तो भी ठीक है, लाइफ एंड डेथ बैटल यहीं पर इसी अरीना में होगी। और साथ ही यहाँ पर एग्जामिनर रिवार्ड्स के बारे में बताते हैं कि उनके दोनों के दरमियान में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। अगर चैलेंजर लो लेवल का है जिसको उसने चैलेंज किया है वो एक हायर राम में है, इस तरह के मिंग वॉरियर है, दूसरा सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो अपनी मास्टर स्टेज पर है, इसलिए इन दोनों में पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा है, इनका रिवार्ड भी बहुत ज्यादा होगा। और मिंग जीता है तो उसे 1 मिलियन मार्शल आर्ट्स कॉइन्स मिलेंगे। 1 मिलियन मार्शल आर्ट्स कॉइन्स का सुनते ही वो सारे के सारे बच्चे जो कि मैच देखने के लिए खड़े हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये इनाम तो बहुत ज्यादा बड़ा है, 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स हमने तो अपनी जिंदगी में इकट्ठे कभी नहीं देखे। क्योंकि उनमें से एक लड़का कह रहा होता है, अगर इसके लिए 10 मिलियन का भी इनाम रखा जाता तो वो भी कम था, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एक सेकंड ईयर के
स्टूडेंट को कभी नहीं हरा सकता। टीचर फी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर मिंग ने क्या सोचकर इस लड़के को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में पावर गैप बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मिंग इस लड़के को हरा पाएगा, क्योंकि हमारी डोंकी एकेडमी की हिस्ट्री में पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है और जिस जीनियस लड़के ने पहले इस बार किया था कि मेमोरीज लेजेंडरी स्टोन वॉल पर 5th नंबर पर है। मीरू भी काफी ज्यादा परेशान होती है और सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, इन दोनों के दरमियान में पावर गैप ज्यादा है। अब तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इन दोनों की फाइट को रुकवा सकूं, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ जब ये दोनों फाइट कर रहे होंगे अगर मिंग हारने वाला होगा तो मैं स्नीक अटैक करूंगी, दूसरे वाले लड़के को हराने में मिंग की हेल्प करूंगी। अगर एग्जामिनर को पता भी चल गया तो मुझे सिर्फ अकेडमी से बाहर निकालेंगे, लेकिन मिंग की जान तो बच जाएगी। ज़ैंग हैंग उससे कहता है मिस्टर मीरू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बॉस जरूर जीतेगा और साथ ही हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। मीरू से कहती है तुम्हें कैसे पता है कि वो जीतेगा और ऊपर से हमें फायदा कैसे होगा। ज़ैंग हैंग उसे कहता है बॉस ने अभी अभी मेरे कान में कुछ कहा है, उसने एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजी है और उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, बस देखती जाओ कि मैं करता क्या हूँ। गोल्डन बालू वाले मास्टर से कहते हैं हेड मास्टर कंपटीशन को जीतने के बाद उसके पास बहुत ज्यादा रिवार्ड आ जाएगा। 1 मिलियन मार्शल आर्ट्स कॉइन्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ पर एक सिल्वर फैमिली के पास इतने ही मार्शल आर्ट्स कॉइन्स होते हैं, मिंग ने सिर्फ एक ही फाइट से जीत लेने हैं। हेड मास्टर उसे कहते हैं अगर ये लड़का वाकई में एक मास्टर को हरा सकता है तो इसका मतलब ये लड़का 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स के लायक है, फिर हम लोग क्यों इसको इतना बड़ा इनाम ना दें। साथ ही हेड मास्टर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर ज़ैंग हैंग होता है। ज़ैंग हैंग वहाँ पर एक स्टॉल लगाकर खड़ा हो जाता है। हेड मास्टर कहते हैं इन दोनों की फाइट की वजह से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई है। ज़ैंग हैंग वहाँ पर खड़ा होकर बैटिंग कर रहा होता है। वो उन सारे बच्चों से कहता है जल्दी से आओ और बैट लगाओ, क्योंकि यहाँ पर मिंग के जीतने के चांसेस 1 आउट ऑफ 10 है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से यहाँ पर आकर बैट लगाओ, तुम लोग बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो फ्री का मनी है, कि हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मिंग इस फाइट को हारने वाला है, तो सारे के सारे बच्चे ज़ैन के ऊपर ही पैसे लगाएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ज़ैंग हैंग चिल्ला चिल्लाकर उन सभी से कह रहा होता है चलो जल्दी करो, यहाँ पर आओ और अपनी बैट्स लगाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 112 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिंग किन ज़ैन को हरा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग किन ज़ैंग को चैलेंज करता है। हेडमास्टर उन दोनों की लाइफ एंड डेथ बैटल को अप्रूव कर देते हैं, यानी कि वो दोनों वहीं पर उसी एरिना में जहां पर कंपटीशन हो रहा है वो दोनों वहां पर फाइट कर सकते हैं और जो भी जीतेगा उसे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स का। ज़ैंग हैंग भी वहीं पर अपना एक बिजनेस ओपन करता है और उन सभी बच्चों से कहता है जल्दी से यहाँ पर आओ और अपनी अपनी बैट प्लेस करो। मिंग के जीतने के चांसेस 1 आउट ऑफ 10 है, इसलिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो सारे के सारे उसकी बात मान भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉरियर लेवल के स्टूडेंट का 2nd ईयर के स्टूडेंट जो कि मार्शल आर्ट्स के मास्टर लेवल पर हो उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो सारे बच्चे आते हैं और वहाँ पर आकर अपनी बैट प्लेस करते हैं। सारे के सारे किन ज़ैन के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। ज़ैन के नाम वाले हाने में बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। वो सारे अपनी अपनी रिंग्स और अपने अपने मार्शल कॉइन्स वहाँ पर लगा रहे होते हैं, जबकि उन सभी के बीच यहीं पर मीरू की एंट्री होती है। मीरू भी अपनी रिंग वहाँ पर रखती है और कहती है मैं मिंग के ऊपर 10,000 मार्शल कॉइन्स लगाती हूँ कि मिंग जिस फाइट को जीतेगा। वो सारे लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़की तो उसके प्यार में पागल हो गई है। ये लड़की उस लड़के के ऊपर 10,000 मार्शल कॉइन्स लगा रही है, जबकि इसे अच्छी तरह से पता है कि 1st ईयर का स्टूडेंट 2nd ईयर के स्टूडेंट को कैसे हरा सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो सभी को पता है कि इन दोनों के दरमियान में चक्कर चल रहा है। अगर ये लड़की मिंग के ऊपर बैटिंग नहीं करेगी तो इसके लवर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि उसकी लवर को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। में से एक लड़का कहता है मुझे लगता है कि ये लड़की पागल हो गई है, क्योंकि ये रियलिटी को फेस करने को तैयार नहीं है। इसे अच्छी तरह से पता है कि मिंग किन ज़ैंग के हाथों से मरने वाला है, इसी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। जबकि उसकी बात सुनने वाला लड़का उसे कहता है मिंग के मरने के बाद मुझे लगता है कि मेरा इसके साथ एक चांस है, मैं इसको बहला फुसला कर अपनी बातों में ले आऊंगा, शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। मीरू भी उन दोनों की बातें सुन लेती है और चिल्लाकर उन दोनों से कहती है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर मिंग नहीं बल्कि वो लड़का मरने वाला है किन ज़ैन। तुम सब लोग भी उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर चले जाओ, तब भी मैं मिंग के ऊपर ही बैट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वही जीतने वाला है। और अंदर से मीरू सोच रही होती है मुझे पता है कि मिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने उन सारे रूनिंग पीचेस को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए खाना लिया होता और उन सभी को बेचा होता, यहाँ पर मैं मिंग के ऊपर 50,000 मार्शल कॉइन्स लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ज़ैंग हैंग कहता है ये वाली बैटिंग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, चलो जल्दी से करो, जो रह गए हैं वो भी आ जाओ और बैट करो। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का डिप्टी लीडर भी वहाँ पर आता है और कहता है मैं भी अपने लड़के के ऊपर बैटिंग करना चाहता हूँ। वो अपनी स्टोरेज रिंग वहाँ पर रखता है और कहता है मैं किन ज़ैन के ऊपर 80,000 मार्शल कॉइन्स लगाने वाला हूँ। सारे बच्चे ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वाले तो बहुत ज्यादा
ज्यादा अमीर हैं। ये यहाँ पर अपने लड़के के ऊपर 80,000 मार्शल कॉइन्स लगा रहे हैं। वैसे इनके पास इतना ज्यादा पैसा होना भी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने फाइटिंग के दौरान बहुत ज्यादा गैम्बलिंग की है, जहाँ से ये लोग सारा पैसा कमाते हैं। जिनजैंग ग्रुप की लीडर मास्टर मूरोंग भी वहाँ पर आती है और उन सभी से कहती है, तुम लोगों ने तो बस 80,000 मार्शल कॉइन्स लगाए हैं, ये तो बहुत ही छोटी सी रकम है। अब मुझे देखो मैं कितने कॉइन्स लगाने वाली हूँ। वो सारे लड़के उन दोनों को भी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, जिनजैंग ग्रुप की लीडर और वाइस लीडर दोनों यहाँ पर है, लगता है कि ये लोग भी यहाँ पर बैटिंग करने वाले हैं। मूरोंग भी अपनी रिंग को वहाँ पर रखती है और कहती है, मैं मिंग के ऊपर 1,50,000 मार्शल कॉइन्स की बैटिंग करती हूँ। जबकि जान भी आगे बढ़ती है और अपनी स्टोरेज रिंग को वहाँ पर रखते हुए कहती है, मैं मिंग के ऊपर 50,000 मार्शल कॉइन्स की बैटिंग कर रही हूँ। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का वाइस लीडर उसे कहता है, लीडर मूरोंग, तुमने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बैटिंग कर दी है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी गरीब होने वाली हो क्योंकि तुम्हारा लड़का हारने वाला है, उसके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है। या फिर लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फालतू का पैसा आ गया है जो कि तुमने यहाँ पर बेट कर दिया है। मूरोंग उसे कहती है, तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते हो? हर बार मेरे जिनजैंग ग्रुप के जितने भी लड़के हैं वो तुम्हारे लड़कों को पीट देते हैं, चाहे वो यहाँ पर बैटल हो या फिर अरीना में हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा ये वाला लड़का हारने वाला है? बाकी के सारे लड़के जिन्होंने किनजैन के ऊपर बैटिंग की हुई है वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं, चलो शुक्र है मिंग के ऊपर भी किसी ने बैटिंग की, हमें तो लगा था कि हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा कि अगर दूसरी तरफ कोई बैटिंग नहीं करेगा तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। अब जबकि मिंग के ऊपर बहुत सारे मार्शल कॉइन्स की बैटिंग हुई है तो इसका मतलब अगर हम लोग जीतते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। ज़ैंग गैंग उस सारे के सारे माल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उन सभी से कहता है, चलो जल्दी करो, जो रह गए हैं वो भी आ जाओ और यहाँ पर आकर बैठ करो। सिस्टर वी भी यही सोच रही होती है, क्या यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मसला तो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ यहाँ पर फाइट हो रही थी, अब यहाँ पर बैटिंग भी हो रही है। पता नहीं हेडमास्टर ने सभी की इजाजत कैसे दे दी। हेडमास्टर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेकंड ईयर के मास्टर को नहीं हरा सकता। जबकि ये फाइट तय हो चुकी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इनकी फाइट को रुकवा तो नहीं सकती, बस दुआई कर सकती हूँ कि मिंग ये फाइट जीत जाए। नेक्स्ट सीन अरीना के सेंटर का दिखाया जाता है। किनजैन मिंग से कहता है, ये बात तो कंफर्म है कि तुम यहाँ पर हारने वाले हो, लेकिन तुम्हें जिनजैंग ग्रुप वालों को इस सब में शामिल करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से वो अपना सारा पैसा हारने वाले हैं। मिंग एग्जामिनर से कहता है, टीचर मुझे पता है कि लाइफ एंड डेथ मैच में कोई भी रूल्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इसका मतलब मैं यहाँ पर कोई भी वेपन यूज कर सकता हूँ। एग्जामिनर उसे कहता है, हाँ तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, एलिक्सर्स और पिल्स को भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल है, तुम चाहे तो कोई भी वेपन भी यूज कर सकते हो। किनजैन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किनजैन कहता है, मैं इस लड़के के साथ बात कर रहा हूँ और ये मुझे इग्नोर करके एग्जामिनर से बात करना स्टार्ट कर दी। मिंग जल्दी से अपने पास से अपना तलिस्मन निकालता है जो कि कपड़ों को चेंज करने के लिए है और उसकी बॉडी के ऊपर उसका आर्मर आ जाता है। साथ ही मिंग अपने पास से अपनी ड्रैगन स्केल स्वर्ड भी निकाल लेता है। वो सारी लड़कियां उसके इक्विपमेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं, इसके जो लो क्लास का इक्विपमेंट है वो भी 3rd ग्रेड का इक्विपमेंट है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमीर है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसके पास इतने अच्छे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होंगे। किनजैन भी जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और मिंग से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी हिम्मत और तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की वजह से आ रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तुम्हें बचा सकते हैं, अगर तुम किसी ऑर्डिनरी मास्टर के सामने होते तो फिर ये वाकई में तुम्हें बचा सकते थे, लेकिन मैं एक 1st ग्रेड का मास्टर हूँ, मेरे सामने ये बिल्कुल बेकार है। और साथ ही किनजैन बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी 3 लाख कैटीज की पावर को यूज करते हुए अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है। मिंग भी अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन क्योंकि मास्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है इसलिए मिंग पीछे की तरफ गिर जाता है और साथ ही मिंग के आर्मर के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं। मिंग कहता है, मेरा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस लड़के के सामने एक ब्लो को भी नहीं झेल पाया, अगर इसी तरह चलता रहा और इसने एक बार मेरे ऊपर और अटैक किया तो मेरा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टूट जाएगा और उसके बाद ये मुझे मार डालेगा। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, ताकि ये अपनी क्लास में भी बाकी के सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टर में 1st रैंक पर है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बाकी सभी से ज्यादा है, इसलिए आपको इसका सामना करने के लिए अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अलावा और भी कुछ यूज करना पड़ेगा। मिंग जल्दी से अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है, मेरा इस लड़के के हाथों से मरने का कोई भी इरादा नहीं है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ज़ेन की मिंग से कहता, हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा टफ है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों की पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर के पास जो की पावर होती है वो एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर से बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तुम अभी तक सिर्फ अपने आर्मर की वजह से बच पाए हो, अगर तुम्हारा आर्मर तुम्हारे पास नहीं होता तो अब तक तो तुम मर चुके होते। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, लगता है कि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है, और साथ ही वो अपने पास से अपना मार्शल कॉइन निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। किनजैन उसके मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को सामने की तरफ से आता हुआ देख लेता है और उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम्हें पता है ना कि मार्शल आर्ट्स कॉइन्स के अटैक को अवॉइड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो जल्दी से साइड पर हटकर उसके मार्शल आर्ट्स के कॉइन के अटैक को अवॉइड कर लेता है। मिंग अपने पास से
बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स निकालता है और उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स कॉइन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए उस अटैक को अवॉइड करना बहुत ज्यादा आसान है। किनसेन उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो जो कि बार बार मार्शल आर्ट कॉइन्स से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मार्शल आर्ट कॉइन्स के साथ तुम मुझे कभी भी हिट नहीं कर पाओगे। देखने वाले लड़के भी यही बातें कर रहे होते हैं। वो सारे कहते हैं मिंग तो पागल हो गया है, इसे पता है कि ये उसको हरा नहीं सकता, अब ये अपने मार्शल कॉइन्स के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। मार्शल कॉइन्स के अटैक्स को अवॉइड करना बहुत ही आसान होता है और किनसेन तो बहुत ही माहिर है, वो एक मास्टर है। मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स से वो उसके कैसे हिट हो सकता है। व्हाइट साइड मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के का आर्मर टूट रहा है, एक दो ब्लो से ज्यादा ये उसको नहीं संभाल पाएगा, उसके बाद ये लड़का हार जाएगा। इस लड़के की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। हेड मास्टर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपने इस फाइट को इजाजत क्यों दे दी, आपको पता है कि ये लड़का एक जीनियस है, आप इसे एक मास्टर के हाथों से मरवाना चाहते हैं, अगर ये यहाँ पर मर गया तो अकेडमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गोल्डन बालू वाले मास्टर कहते हैं जैसे ही ये लड़का खतरे में हुआ यानी कि इस लड़के के मरने का वक्त होगा, मैं इस लड़के को बचा लूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये लड़का यहाँ पर मारा जाए क्योंकि ये एक जीनियस है। मुझे पता है कि मैं ऐसा करके अकेडमी के रूल्स को तोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी रूल्स को तोड़ा जा सकता है एक जीनियस को बचाने के लिए। हेडमास्टर उन दोनों से कहते हैं शांत रहो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है कि ये लड़का कितना बड़ा जीनियस है। अगर ये लड़का वाकई में ग्रेट सक्सेस हासिल करना चाहता है तो इसे यहाँ पर इस लड़के को हराना ही पड़ेगा, और अगर ये लड़का इसको नहीं हरा सकता तो इसका मतलब ये लड़का एक जीनियस था ही नहीं, यही इसकी किस्मत थी, ये यहीं पर मरेगा। हेडमास्टर उन दोनों से कहते हैं जरा गौर से देखो, ये लड़का एक जीनियस नहीं बल्कि इसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज चलता है। इस लड़के ने अपनी वीकनेस उस लड़के के सामने शो करवाई है, यानी कि किनसेन के सामने, और किनसेन उसके जाल में फंस चुका है। मिंग बार बार अपने मार्शल कॉइन्स के साथ उसके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, जबकि वो सामने से अपनी तलवार को यूज करते हुए मिंग के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन मिंग उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए फिर से मार्शल कॉइन्स के साथ उस पर अटैक करता है। किनसेन अपनी तलवार से अटैक करते हुए उसे कहता है तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड क्यों कर रहे हो, अब तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, या फिर मेरे अटैक को डायरेक्टली फेस क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारी वो एरोगेंस, तुम्हारा वो एटीट्यूड कहाँ पर चला गया, पहले तो तुमने ऐसे ही शो करवाया था जैसे कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। किनसेन अटैक करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी सेंटर से दो टुकड़े हो जाती है, यानी मिंग की, क्योंकि वो एक शैडो होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त उसके इर्द गिर्द 5 शैडोज इकट्ठे हो जाते हैं। देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर अरीना में 5 मिंग है, लगता है इसने किसी एल्यूजन टेक्निक को यूज किया है, हमने पहले कभी इस तरह की एल्यूजन टेक्निक के बारे में नहीं सुना। टीचर फी भी ये देखकर काफी हैरान होती है और कहती है लगता है कि इस लड़के ने पहले से किसी बहुत ही अच्छी डिवाइन फुटवर्क टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, इसीलिए तो आज अब मैंने इसको लाइब्रेरी में भेजा था आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज करने के लिए, तो ये बहुत ही जल्दी बाहर आ गया था क्योंकि हमारी एकेडमी में इस तरह की कोई भी पावरफुल टेक्निक नहीं रखी हुई। इस लड़के ने जो फुटवर्क टेक्निक सीखी हुई है ये तो हमारी अजूरे ड्रैगन स्टेप से भी बहुत ज्यादा एडवांस स्किल है। वो सारे बच्चे कहते हैं जरा उस तरफ देखो, मिंग के पांचों शैडो हिल रहे हैं, लगता है वो किसी किस्म का अल्टीमेट मूव यूज करने वाला है, हमने तो कभी इस तरह के मूव के बारे में सुना भी नहीं। चलो आज देखते हैं कि मिंग का ये स्पेशल मूव कौन सा है। लगता है कि ये लड़का वाकई में सेकंड ईयर के स्टूडेंट को हराने के काबिल है। बहुत ही जल्दी ये बात पता चल जाएगी। मिंग अपने सारे शैडो क्लोन्स के हाथ में अपने मार्शल कॉइन्स को निकालता है और वो किनसेन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और यहीं पर हमारी एपिसोड 113 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 114 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने 5 शैडो क्लोन्स बनाता है और उन 5 शैडो क्लोन्स के हाथों में मार्शल कॉइन्स होते हैं। देखने वाले भी सारे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अब मिंग क्या करने वाला है, लगता है ये किसी किस्म का अपना अल्टीमेट मूव यूज करने वाला है। लेकिन उनमें से अभी भी कुछ हंस रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल बेवकूफ है, वे फिर से अपने मार्शल कॉइन्स को यूज कर रहा है, जबकि इसे पता है ये मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए कभी भी जीत नहीं पाएगा क्योंकि किनसेन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा समझदार है। किनसेन भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने अपने स्पेशल मूव को यूज किया, अपने शैडो क्लोन्स बनाए, मुझे लगा शायद तुम किसी पावरफुल मूव को यूज करने वाले हो, लेकिन तुमने फिर से मार्शल कॉइन्स निकाल लिए हैं, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, बार बार एक ही मूव को यूज कर रहे हो। किनसेन उसे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें मार्शल कॉइन्स को ही यूज करना है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियलिटी क्या है, और साथ ही वो उसके मार्शल कॉइन्स को सेंटर से 2 हिस्सों में काटना शुरू कर देता है। और वो मार्शल कॉइन्स सेंटर से 2 हिस्सों में कटने के बाद वहीं पर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। देखने वाले बच्चे काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हमने पहली बार किसी को मार्शल कॉइन्स को 2 हिस्सों में काटते हुए देखा है। किनसेन क्योंकि मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, इसी वजह से वो मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को इतनी आसानी से 2 हिस्सों में काट रहा है। अब तो मिंग के लिए कुछ भी नहीं बचा, हमें मिंग की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि उनमें से कुछ लड़के नोटिस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं किनसेन मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को 2 हिस्सों में काट रहा है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जो कि जमीन के ऊपर बिल्कुल सही सलामत पड़े हुए हैं, यानी कि वो 2 हिस्सों में नहीं कटे, ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि उनमें से एक लड़का कहता है मुझे लगता है कि मिंग अब पागल हो
चुका है, उसे पता है कि वो मरने वाला है और वो अपने पास से एक मार्शल कॉइन निकालने के बजाय 2 मार्शल कॉइन निकाल रहा है। गलती से उसका एक मार्शल कॉइन उस वहीं पर गिर जाता है, इसीलिए ग्राउंड में कुछ सही मार्शल कॉइन्स भी गिरे हुए हैं। दूसरा लड़का उसे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? फिर उसका मतलब उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, क्योंकि ग्राउंड में तो बहुत सारे मार्शल कॉइन्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत हैं। किनसेन उसके मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को चॉप करते हुए रुक जाता है और कहता है अब मैं थक चुका हूँ तुम्हारे साथ ये वाली गेम्स खेलते हुए, अब मुझे लगता है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों की पावर गैप कितना बड़ा है। जबकि मिंग ने भी अपना ट्रैप कंप्लीट कर लिया है और उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारा पावर गैप कितना बड़ा है। मिंग जहाँ पर खड़ा होता है वो अपनी ड्रैगन आर्मर स्वर्ड को वहीं पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ग्राउंड के अंदर जितने भी मार्शल आर्ट्स कॉइन्स उसने फेंके होते हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट होकर एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन बना देते हैं। किनसेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या है, अब ये कैसे हुआ, इसने अरे फॉर्मेशन कब बना दी? देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन है। में से कहता है लेकिन स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन ये तो सिर्फ पौधों को बड़ा करने के लिए होती है, फिर मिंग ने यहाँ पर एक स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन क्यों बनाई होगी? जान जो कि अरे मास्टर है वो उन सभी से कहती है ये एक स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये एक जान की एनर्जी को गैदर करने वाली अरे फॉर्मेशन है। यहाँ पर आसपास जितनी भी जान की एनर्जी है उस सभी को अपनी स्वर्ड के अंदर इकट्ठा कर रहा है। जान कहती है इन दोनों अरे फॉर्मेशन का मकसद बिल्कुल सेम होता है, ये दोनों अलग अलग काम करती है क्योंकि इनकी एनर्जी की बेस अलग है। जान की गैदरिंग अरे फॉर्मेशन को यूज करते हुए कोई भी बाहर की जान एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर सकता है और अपनी मेरिडियंस के मुताबिक उसको यूज कर सकता है अपनी बॉडी का हिस्सा बनाकर। लेकिन मिंग ने अपनी अरे फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज किया है, वो अपने इर्द गिर्द से जितनी भी जान की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है वो सारी अपनी तलवार के अंदर उसने इकट्ठी कर ली है, क्योंकि वो एक ही स्ट्राइक में किनसेन को मारना चाहता है। ये बात करनी तो बहुत ज्यादा आसान है, इस फॉर्मेशन को बनाना आसान लग रहा है लेकिन इसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। वूरोंग हंसते हुए उससे कहती है तुम्हारी बातें तो मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही, लगता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन काम की बात तो ये है कि मिंग इस फाइट को जीतने वाला है। टीचर फी भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है इस मैच का विनर तो डिसाइड किया जा चुका है, क्योंकि किनसेन को ऐसा कभी भी नहीं लगा होगा। मिंग ना सिर्फ एक जीनियस है बल्कि वो एक अरे मास्टर भी है, वो उसे अरे फॉर्मेशंस भी बनाना आती हैं। किनसेन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सारा टाइम तो मेरे साथ फाइट कर रहे थे, तुमने इस अरे फॉर्मेशन को कब सेटअप किया? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल पर हो, तुम्हारे जैसे लड़के के पास अरे फॉर्मेशन की मास्टरी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी अरे फॉर्मेशन फेक है, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है, तुमने एक अरे फॉर्मेशन बनाई और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। मिंग उसे कहता है जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि हम लोग इस फाइट में सब कुछ यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखी, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम वो सारी चीजें देख भी नहीं पाओगे। और साथ ही मिंग अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। किनसेन जल्दी से अपने पास से अपनी पिल्स निकालता है और कहता है मेरे पास अभी भी मेरी रिफाइनिंग पिल्स हैं, इन पिल्स को खाने के बाद मैं अपने फाइनल मूव को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपने स्पेशल मूव को यूज नहीं किया। लेकिन अब मिंग क्योंकि अपनी तलवार को घुमा रहा है तो वो तो इसके लिए रुकने नहीं वाला कि वो सारी अपनी पिल्स को खा ले और अपने स्पेशल मूव को यूज करे। मिंग अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्लैश लगा देता है, जबकि किनसेन को पिल खाने का मौका भी नहीं मिलता। वो अपनी तलवार को उठाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जबकि कुछ पिल्स उसके मुंह के अंदर होती है। वो अपनी पिल्स को निगलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अपनी पिल्स को खा नहीं पाता। मिंग की पावर स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एरिना को और साथ ही बाहर के ग्राउंड को भी सेंटर से काट देता है। ग्राउंड में खड़े बच्चे बाल बाल बचते हैं, लेकिन किनसेन तो उसकी इसी एक ही स्ट्राइक के साथ एनाइलेट हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है और उसके ट्रेसेस भी नहीं बचते। एग्जामिनर उन सब से कहता है जैसे कि रूल सेट किए गए थे, मिंग ने किनसेन को हरा दिया है, किनसेन मर चुका है, मिंग ने इस फाइट को जीत लिया है और मिंग को इस फाइट को जीतने पर 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स का इनाम दिया जाएगा। देखने वाले बच्चे काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और साथ ही रो भी रहे होते हैं, क्योंकि वो बैटिंग में हार चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि मिंग जो कि एक मार्शल आर्ट्स वॉरियर लेवल का लड़का है वो एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर को हरा पाएगा। और कुछ तो किनसेन को गालियां दे रही होती हैं कि किनसेन एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर था, फिर वो एक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल के लड़के से कैसे हार सकता है। वाइस साइड मास्टर हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं ये वहाँ लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, जो वहाँ पर अपने मार्शल कॉइन्स के साथ अटैक करने का नाटक कर रहा था। सामने वाले को ऐसे ही लगा जैसे कि ये अपने मार्शल कॉइन्स को यूज करके अटैक कर रहा है, लेकिन ये लड़का तो वहाँ पर अरे फॉर्मेशन बना रहा था। हर टाइम जब उसने उसके ऊपर अटैक किया इसके पास
एक मार्शल कॉइन नहीं बल्कि 2 मार्शल कॉइन थे। इसने एक मार्शल कॉइन के नीचे दूसरे मार्शल कॉइन को चिपकाया हुआ था। जैसे वो मार्शल कॉइन किनजैन के पास पहुंचने लगता उसी वक्त नीचे वाला नीचे गिर जाता, जबकि एक को वो सेंटर से काट देता। ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। स्टार्ट से इसका प्लान यही था। इसका प्लान उसको हिट करना नहीं बल्कि अपने दूसरे वाले मार्शल कॉइन को नीचे ग्राउंड पर फेंकना था। गोल्डन बालों वाले मास्टर कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़का जीनियस है। इसने अब जानबूझकर उस लड़के के सामने अपनी वीकनेस को शो करवाया, जिसकी वजह से किनजैन ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया कि ये वाकई में काफी वीक है। मार्शल कॉइन्स को यूज करने के अलावा अब इसके पास और कोई भी ट्रिक नहीं बची। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये लड़का स्मॉल किलिंग अरेज को यूज कर सकता है, कि अगर ये जान की गैदरिंग अरे को यूज कर सकता है तो किलिंग अरेज को यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर किलिंग अरे यूज नहीं की ताकि बाकी सभी को इसके ट्रम्प कार्ड्स के बारे में पता न चले। अभी भी इसने बहुत सारी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा हुआ है। इस लड़के का फैसला लेने का तरीका और बैटल के दौरान सोचना बहुत ही अच्छा है। लगता है कि इस लड़के को लाइफ एंड डेथ बैटल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसने रियल लाइफ में काफी कॉम्बैट की होगी, इसलिए तो इस लड़के को पता है कि रियल लाइफ में कौन से मौके का किस तरह फायदा उठाना है। प्रिंसिपल भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर और कुछ भी देखने को नहीं बचा। मुझे पता है कि ये लड़का एलीट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेगा इस टेस्ट को पास करने के बाद। अब चलो यहाँ से चलते हैं और मास्टर ली को मेरा मैसेज दे देना। उसे कहना कि इस लड़के को कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद लेजेंडरी स्टोन वॉल के अंदर लाजमी भेजना है और साथ ही लेजेंडरी स्टोन वॉल के रूल्स को भी चेंज करना है। मीरू शर्माते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, चलो शुक्र है मिंग ने इस मैच को जीत लिया। जबकि ज़ेंग हेंग सारा पैसा इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है, मुझे पहले से पता था कि बॉस की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बॉस ने ये आइडिया मुझे दिया था। मीरू ज़ेंग हेंग से कहती है, लेकिन जब मिंग के मार्शल कॉइन्स को से 2 हिस्सों में काटा जा रहा था तब तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें पहले से पता था कि मिंग जीतने वाला है। मीरू से कहती है, चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, फिर हमें दूसरे एरिया में भी जाना है। मार्शल आर्ट्स मास्टर एरिया में हमारी भी फाइट्स होने वाली हैं। ज़ेंग हेंग उसे कहता है, ठीक है छोटी भाभी मैं आ रहा हूँ। मीरू उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? तुमने मुझे छोटी भाभी क्यों कहा है? तब तो हमारी रिलेशनशिप आगे भी नहीं बढ़ी, तुम मुझे अभी से अपनी छोटी भाभी क्यों कह रहे हो? ज़ेंग हेंग उसे कहता है, मैंने सुना है कि बॉस के पास पहले से एक जीवन साथी है, वो एक लड़की से पहले से प्यार करता है, इसलिए मेरी बड़ी भाभी तो वो है, इसलिए मैं तुम्हें छोटी भाभी कह रहा हूँ, शायद तुम्हारा भी एक चांस हो। मीरू उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ आगे बढ़ जाती है और कहती है, मैं उसकी पार्टनर नहीं बनना चाहती, हम दोनों तो बस दोस्त हैं। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का वाइस लीडर अपने पास से एक ट्रांसमिशन जेड निकालता है और साथ ही वो कह रहा होता है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने हमारे किनजैन को हरा दिया। मेरा किनजैन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैंने उसके ऊपर 80,000 मार्शल कॉइन्स लगाए थे। इसके अलावा वो मेरा एक बेस्ट वॉरियर था और हमेशा ही मुझे जीतकर बहुत सारे मार्शल कॉइन्स का फायदा करवाता था। लेकिन खैर अभी मेरे पास और भी वॉरियर्स हैं जो कि उसको रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही वो अपने ट्रांसमिशन जेड के जरिए से मैसेज भिजवाता है। वो उनसे कहता है, किनजैन हार चुका है, मिंग जी ने किनजैन को मार दिया है, हमारे लीडर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो। लेकिन हमारा प्लान बिल्कुल वैसा ही रहेगा, हम अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे। मैं किनजैन को एक और वॉरियर के साथ चेंज कर रहा हूँ। और यहीं पर कहानी बताने वाला फिर से शुरू हो जाता है और कहता है, मिंग की लाइफ एंड डेथ बैटल के बाद जितने भी बच्चे वहाँ पर फाइट्स देखने के लिए आए थे वो सारे बहुत ज्यादा बोर हो गए और वापस चले गए, क्योंकि उसके बाद जितनी भी फाइट्स थी वो सारी की सारी नॉर्मल फाइट्स थी। बहुत ही कम बच्चों को बाकी की फाइट्स में इंटरेस्ट थी। फाइनल राउंड तक पहुँचते पहुँचते मिंग के साथ कोई भी फाइट करने को तैयार नहीं था। जब भी मिंग की फाइट आती वो सारे अपने आप हार मान लेते और फर्स्ट ईयर में टॉप 10 में आने की बजाय टॉप फर्स्ट पर आ गया। मैं बड़ी ही आसानी के साथ अब एलीट क्लास को ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में बैठा होता है। मिंग कहता है, हालांकि मैंने किनजैन जो कि मार्शल आर्ट्स का मास्टर था उसको हरा दिया है, लेकिन मुझे पता है कि वो फाइट काफी ज्यादा मुश्किल थी। मिंग कहता है, उस लड़के के साथ फाइट करने के दौरान मैंने अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज किया था और वो सारे भी टूट गए हैं। साथ ही उस लड़के को मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं अरे फॉर्मेशन भी बनाना जानता हूँ, इसी वजह से मैंने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, वरना उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। मिंग कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे और भी ज्यादा मटेरियल्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्शल कॉइन्स के साथ फॉर्मेशंस को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज होती है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अरे फॉर्मेशंस और इक्विपमेंट्स को यूज करना ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इन सभी के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट हमेशा अपनी बॉडी को पॉलिश करने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। मिंग उसे कहता है, लेकिन हमारे पास ट्रम्प कार्ड्स तो होने चाहिए। इस तरह की फाइट्स में अगर हम लोग इस तरह के किसी ट्रम्प कार्ड को यूज नहीं करेंगे तो हम लोग हार सकते हैं। जितने ज्यादा हमारे पास इस तरह के अटैक्स होंगे इनके बारे में सामने वाले को ना पता हो, जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 114 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 115 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में मिंग अपने रूम में बैठा होता है कि उसी वक्त दरवाजे पे नॉक होती है। टीचर फी दरवाजे से अंदर आती है। मिंग टीचर फी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। टीचर फी उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और साथ ही तुम्हें बधाई देने के लिए आई हूँ। तुमने इस कंपटीशन में बहुत ही अच्छा किया है। तुम डोंकी एकेडमी के फर्स्ट ईयर के नंबर 1 स्टूडेंट बन गए हो। जितनी क्वालिफिकेशंस तुम्हारे पास है, तुम तो बहुत ही आसानी के साथ किसी वक्त भी एलीट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, टीचर फी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है। ये सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है। टीचर फी उसे कहती है, अब बस भी करो, ये शुरुआत से ही तुम्हारा टीचर नहीं होना चाहिए था। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा कैरीज की पावर है। मेरे जैसी कोई टीचर तुम्हें टीच नहीं कर सकती। चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आई हूँ ताकि तुम्हें लेजेंडरी स्टोन वॉल तक ले जा सकूँ। वहाँ पर जाकर तुम्हें अभी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन मुझे लेने के लिए क्यों आई हो। लेकिन फिर मिंग उसके साथ ही चल पड़ता है। टीचर फी रास्ते में उसे बता रही होती है। टीचर फी उसे कहती है, मैं इसीलिए चाहती थी कि तुम एक एलीट क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि एलीट क्लास को ज्वाइन करने से सभी को पता है कि जितने भी बच्चे एलीट क्लास को ज्वाइन करते हैं कोई ना कोई एक बड़ा टीचर मिल जाता है। या तो वो एक डोमिनेटर लेवल का होगा या फिर एक सेंट लेवल का होगा। इससे तुम्हारा फ्यूचर सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लेजेंडरी स्टोन वॉल को क्लियर कर देते हो, सारे के सारे 50 इम्प्रिंट्स को हरा देते हो, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बड़ा बिग शॉट यहाँ पर आएगा, तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए कहेगा। क्योंकि डोंकी एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि कोई 50 के 50 इम्प्रिंट्स को हरा सके। मिंग से कहता है, एक बिग शॉट से तुम्हारा मतलब क्या है, क्या हमारे वाइस हेड मास्टर आएंगे। टीचर फ्यूज से कहती है, वाइस हेड मास्टर तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे लिए बिग शॉट का मतलब एक मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर है। मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर या फिर मार्शल आर्ट्स का सेंट तुम्हें अपने लिए एक स्टूडेंट के तौर पर चुन ले। टीचर फ्यूज से कहती है, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम अकेले ही डोंकी एकेडमी के कोई बड़े जीनियस हो। कल हमारे डोंकी एकेडमी को 2 नए जीनियस मिले हैं जो कि मास्टर राम से थे। उन दोनों को तुम अच्छी तरह से जानते हो। एक का नाम मीरू है जबकि दूसरे लड़के का नाम जेंग हैंग है। मुझे नहीं पता कि उन दोनों ने ऐसा कैसे किया, लेकिन उन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उनके पास कुछ नई पावर्स भी आ गई हैं। जेंग हैंग पहले तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का वॉरियर था जो कि कितने ही सालों से इसी स्टेज के ऊपर अटका हुआ था, लेकिन अचानक से वो मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन गया है और मीरू की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जबकि मिंग मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है, लगता है कि मैंने उन दोनों को जो गॉड लेवल की सीक्रेट टेक्निक्स दी थी वो दोनों उनके लिए काम आ रही हैं। दोनों तो अपनी अपनी फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। फिर वो दोनों चलते हुए मास्टर ली के पास पहुंच जाते हैं। टीचर फी कहती है, थर्ड ग्रैंडपा मैं इसे ले आई हूँ। मास्टर ली मिंग से कहती है, इस बार तुम्हारे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तुम वहाँ पर जितनी देर चाहे वहाँ पर जाकर फाइट कर सकते हो। जितने ज्यादा इम्प्रिंट्स के साथ चाहे उतने ज्यादा के साथ कर सकते हो। और साथ ही मैंने स्टोन वॉल की जितनी भी सेटिंग्स थी उन सभी को चेंज कर दिया है। जितनी बार तुम एक कंपटीटर को हराओगे उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी और तुम्हारे सारे के सारे जख्म भी फिर से हील हो जाएंगे। और साथ ही वो अपने पास से एक रिंग उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा इनाम है। उस लाइफ एंड डेथ बैटल को जीतने पर तुम्हें 1 मिलियन मार्शल कॉइंस देने का फैसला किया गया था और वो सारे मिलियन मार्शल कॉइंस इसी रिंग के अंदर हैं। मिंग मास्टर ली से कहता है, थैंक यू मास्टर ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है, स्टोन वॉल के उन सारी मेमोरीज के इम्प्रिंट के साथ फाइट करना मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चाहे मुझे इससे कोई भी रिवार्ड ना मिले, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है। मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ ही अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को भी बेहतर कर सकता हूँ। और फिर मिंग उस स्टोन वॉल को पार करते हुए अंदर चला जाता है। मिंग के वहाँ से चले जाने के बाद टीचर फी कहती है, मास्टर ली मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सुना कि आप लोग इस लेजेंडरी स्टोन वॉल के रूल्स को चेंज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये सारे रूल्स को चेंज किया गया है स्पेशली मिंग के लिए। मास्टर ली कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिंग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है जो कि ऊपर बैठे हुए हैं कि मिंग उस बंदे से सरपास कर चुका है, उसकी स्ट्रेंथ उस बंदे से ज्यादा है। टीचर फी कहती है, क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि मिंग की स्ट्रेंथ उस बंदे से ज्यादा है। यहाँ पर शायद 50 नंबर पर जो वॉरियर है उसकी बात की जा रही है। मास्टर लियो से उस बंदे के बारे में बताते हैं कि वो बंदा डोंकी एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस था। वो बंदा यहाँ पर जॉन्टियान होली लैंड से आया था हमारी डोंकी एकेडमी में और उसने हमारी यहाँ पर डोंकी एकेडमी की टेरिटरीज को फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्प भी की है। हमारे किंगलॉन्ग डायनेस्टी के एम्परर ने उसे ग्रे मोनार्च का नाम दिया था। साथ ही हमारे एम्परर ने जॉन्टियान होली लैंड के इर्द गिर्द काफी ज्यादा जमीन भी दी थी। अब वो वहीं पर है। ये उसी वक्त की बात है। हमारे हेडमास्टर भी उस वक्त एक काफी बड़े जीनियस थे, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे हेडमास्टर कुछ भी नहीं थे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। टीचर फी कहती है, मैंने सुना है कि वो अब तक एक मार्शल आर्ट्स का गॉड बन चुका है। मास्टर लियो से कहते हैं, मार्शल आर्ट का गॉड तो वो अपनी 45 साल की उम्र में ही बन गया था। मुझे लगता है कि अब वो एक स्टेप फर्दर जा रहा है, यानी कि मार्शल आर्ट्स गॉड की पीक पर है। मास्टर लियो से कहते हैं, तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मिंग उसके इम्प्रिंट तक नहीं भी पहुंच पाता, यानी कि 50 नंबर तक नहीं पहुंच पाता, तो कोई बात नहीं। हेडमास्टर वैसे भी के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि मिंग एक जीनियस है और वो फिर भी उसको प्राइवेट ट्यूशन जरूर देंगे। मास्टर लियो से कहते हैं, ये नहीं लगता कि अब मिंग जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो तुम उसकी
टीचर रहोगी, इसलिए तुम्हें भी वापस जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगी तो फ्यूचर में कोई भी लड़का तुम्हें अपना टीचर नहीं बनाएगा। टीचर फियो से कहती है, मास्टर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही साल में अपने आप को मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल तक पहुंचा लूंगी। इस हेड मास्टर कहते हैं, लास्ट टाइम इसने 6 इम्प्रिंट्स को हराया था और उसके बाद भी ये यहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस बार देखते हैं कि ये क्या करता है। मुझे लगता है कि ये 10 वॉरियर्स को हरा देगा और टॉप 40 में अपनी जगह बना लेगा। गोल्डन बालों वाले टीचर कहते हैं, 10 से 15 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है कि सिर्फ 6 से 8 को ही हरा पाएगा। वाइस हेड मास्टर से कहते हैं, लास्ट टाइम इस बेचारे को बिना रेस्ट के फाइट करना पड़ी थी, इस बार तो उसकी बॉडी फिर से दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, चाहे जितने भी जख्म क्यों ना हो, उसकी एनर्जी भी वापस आ जाएगी। जबकि हेड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर 18 वॉरियर्स को चैलेंज करेगा और फिर लास्ट पे 38 नंबर पर मेरे सामने आएगा और मुझसे ये हार जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। हमारी शर्त अभी भी वैसी है, पर मैंने इस लड़के को हरा दिया, फिर तुम दोनों मुझे हीवलनी वाइन का एक जार पिलाओगे। और यहीं पर फिर से कहानी सुनाने वाला शुरू हो जाता है और कहता है, मिंग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की मदद से उसे पता था कि वहाँ पर जाकर उसे उनके साथ फाइट करनी है। वो सारे के सारे इम्प्रिंट्स मेमोरी वाले वॉरियर्स उसके साथ किस तरह फाइट कर सकते हैं। इस बार मिंग ने अपना कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए सारे वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा है। वो अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स को यूज कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इन सारे वॉरियर्स को हराने पर ही वो आगे बढ़ सकता है। जितने ज्यादा वो मूव्स को यूज करता उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती जाती। उसके पास जितने वॉरियर्स आ रहे थे वो उन सभी को तकरीबन 50 मूव्स में हरा देता था। और फिर आखिरकार वो 28 नंबर पर पहुंचता है और उसको हराने के बाद 29 और फिर 30 नंबर पर पहुंच जाता है। वाइस हेड मास्टर और पीले बालों वाले मास्टर वो दोनों ही कहते हैं, हेड मास्टर आपके इम्प्रिंट की बारी आ गई है, चलें देखते हैं कि आप इस लड़के को हरा पाएंगे या नहीं। हेड मास्टर भी इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हेड मास्टर कहते हैं, मैं इस लड़के को डेफिनेटली हरा दूंगा। हेड मास्टर कहते हैं, जब मैं अपने मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल पर था तब मैंने एक स्पेशल टेक्निक सीखी थी, जिसमें मैं स्पेस को कंट्रोल कर सकता था, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह से निकल सकता था। स्पेशल टेक्निक की मदद से मैं अपने ओपोनेंट्स के ऊपर स्नीक अटैक करके उसको बड़ी आसानी से हरा सकता था। मिंग अपनी 29 बैटल को कंप्लीट करने के बाद अपनी बॉडी की तरफ देखता है, उसकी बॉडी फिर से हील हो जाती है और साथ ही उसकी सारी एनर्जी भी दोबारा से आ जाती है। मिंग कहता है, ये वाकई में बहुत ज्यादा मैजिकल है। और वहीं पर उसके सामने हेड मास्टर का इम्प्रिंट आता है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपके पास नया ओपोनेंट आ गया है, चलें जल्दी से रेडी हो जाएं। मिंग हेड मास्टर के इम्प्रिंट को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, ये वाला मास्टर अपनी स्पेशल फुटवर्क टेक्निक को यूज क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी तरफ चलकर क्यों आ रहा है। और साथ ही मिंग अपनी टाइजी आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है कि देख सके कि वो कौन से मूव को यूज करने वाला है। हेडमास्टर ने कहा था कि वो स्पेस को कंट्रोल करने वाली एक टेक्निक को जानते थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हेडमास्टर अपनी एक स्पेस को कंट्रोल करने वाली टेक्निक को यूज करते हुए मिंग के पीछे वाली साइड से निकलते हैं और अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन मिंग क्योंकि अपनी टाइजी आर्ट को यूज कर रहा है, वो उसे पहले से पता होता है उसके सामने वाला वॉरियर कहाँ से निकलने वाला है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ घुमाता है और सिर्फ एक ही वार में हेडमास्टर के इम्प्रिंट को हरा देता है। हेडमास्टर के साथ वाले दोनों मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हेडमास्टर आपको तो लगा था कि आप इस लड़के को हरा देंगे, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ एक ही मूव में आपको हरा दिया है। क्योंकि जितने भी वॉरियर्स थे उन सभी के साथ फाइट करने में उसने कम से कम 50 राउंड्स तो खेले थे, लेकिन आपके साथ सिर्फ एक ही राउंड में उसने हरा दिया। हेडमास्टर उन्हें आगे से कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो उनसे कहते हैं, उस वक्त मैं अपने मार्शल आर्ट्स की वॉरियर लेवल पर था, उस वक्त मेरी ये स्पेस को कंट्रोल करने वाली टेक्निक ये हमेशा मेरे काम आती थी, क्योंकि मैं स्नीक अटैक करके किसी के ऊपर भी अटैक करके उसको बड़ी आसानी से हरा सकता था, इसीलिए मुझे एक जीनियस माना गया। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पता कि ये लड़का रिडक्शन वाली एक डिवाइन आर्ट को यूज कर रहा है। इसने मेरे मूव्स को पहले से देख लिया कि मैं कहाँ से निकलने वाला हूँ। गोल्डन बालों वाले मास्टर कहते हैं, चलें छोड़े इस बात को, उसने आपको हरा दिया और वैसे भी हमने जो बैट लगाई थी वो बैट खत्म करते हैं। हेडमास्टर से कहते हैं, हाँ मुझे याद है हमने बैट लगाई हुई थी, मैं हीवनली वाइन के 2-4 तुम दोनों के पास भिजवा दूंगा। हेडमास्टर कहते हैं, ये लड़का तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेहतर है, उम्मीद करता हूँ कि ये उस एम्परर को हरा दे जो कि 50 नंबर पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट सीन 10 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। मिंग कहता है, मैंने 48 पीपल्स को हरा दिया है, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। पता नहीं आखिरी वाले 2 कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जब मैं पहले वाले से फाइट करता हूँ तो उससे आगे वाला जो वॉरियर होता है वो पहले वाले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसी वक्त सामने से एक नया इम्प्रिंट निकलता है। इस बार सामने से एक छोटी लड़की निकलती है। वो वॉरियर लड़की निकलते ही उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन सा वक्त चल रहा है, तुम कौन से बड़े जीनियस हो, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देते हो तो फिर मेरे बाद जो वॉरियर आने वाला है उसको हराने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी। मिंग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, जी मैंने 48 वॉरियर्स के साथ फाइट की है, लेकिन उनमें से कोई एक भी बोल नहीं सकता था, लेकिन ये लड़की तो बोल सकती है, ऊपर से ये लड़की बहुत ज्यादा यंग है। मिंग उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें मुझे बता सकती हो कि इस वक्त तुम्हारी एज कितनी है। वो लड़की उसे कहती है, मैंने अपनी मेमोरीज को यहाँ पर छोड़ा था तब मेरी एज 10 साल की थी। मिंग ये बात सुनते ही चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ 10 साल की हो और तुम अभी
तक अपनी मार्शल आर्ट्स की वॉरियर लेवल तक पहुंच भी चुकी हो, और न सिर्फ मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल पर हो बल्कि इस लेजेंडरी स्टोन वॉल में तुम्हारा रैंक 2 है। बिमिंग भी उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है उस भिखारी की मेमोरीज में इस तरह की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो भिखारी पहले इस तरह की लड़की से मिला होगा। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने छोटी बच्ची किसको कहा? लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना होगा अपने एल्डर्स के साथ किस तरह पेश आते हैं और उनके साथ किस तरह बात करते हैं। तुम्हें तो मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो बड़ी स्पीड के साथ उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। मिंग ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो अज़ूरे ड्रैगन स्टेप को यूज कर रही है, भी एक हाई लेवल का अज़ूरे ड्रैगन स्टेप। लगता है कि इस लड़की को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 115 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 116 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग 48 वॉरियर्स को हरा देता है और 48 को हराने के बाद 49 वॉरियर की वारी आती है। 49 नंबर पर एक छोटी लड़की आती है। वो सिर्फ दिखने में छोटी है क्योंकि जब वो अपने वॉरियर स्टेज पर थी तब उसकी उम्र 10 साल थी। और मिंग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या मुझे वाकई में एक छोटी लड़की से फाइट करना पड़ेगी? इस बात से वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने अज़ूरे ड्रैगन स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। मिंग कहता है ये तो अज़ूरे ड्रैगन स्टेप को यूज कर रही है लेकिन एक हायर लेवल पर। इसकी टेक्निक तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जबकि वो लड़की उससे कह रही होती है लगता है कि तुम्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि अपने एल्डर्स के साथ किस तरह से बात करते हैं। तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। वहीं पर स्पीड के साथ घूमते हुए वो एक जगह पर रुकती है, अपनी तलवार निकालकर मिंग के ऊपर अटैक करती है। मिंग के पास पीछे हटने का टाइम तो नहीं होता, इसलिए वो अपने इल्यूजन स्टेप को यूज करता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। हालांकि वो लड़की उसके इल्यूजन को सेंटर से काट देती है। अगर मिंग वहाँ पर होता तो वो मिंग की बॉडी को भी सेंटर से 2 हिस्सों में काट देती। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़की मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल पर है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और इसके अलावा इसकी उम्र भी सिर्फ 10 साल है। 10 साल की लड़की के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। वो लड़की अपनी तलवार की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसकी तलवार के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं क्योंकि मिंग ने अपने इल्यूजन स्टेप को यूज करते हुए पीछे हट गया था और उसकी तलवार ग्राउंड के ऊपर लगी थी जिसकी वजह से उसकी तलवार बेकार हो गई। लड़की कहती है वो बूढ़ी खूसट मुझे हमेशा इसी तरह की टूटी हुई तलवार देती है क्योंकि फाइट में बहुत जल्दी टूट जाती है। ये तलवारें बहुत ज्यादा लो ग्रेड की हैं। फिर वो लड़की अपनी तलवार को फेंक देती है और कहती है चलो ठीक है, वैसे भी मुझे ज्यादातर तलवारें यूज करने का शौक नहीं है। फिर वो मिंग से कहती है लड़के अब ये भी जो तुमने फुटवर्क टेक्निक शो करवाई वो कुछ जानी पहचानी लगती है। लगता है कि वो किसी इमॉर्टल श्राइन की टेक्निक है। और अब ये भी तुमने फ्लैश स्टेप की सेकंड स्टेज इल्यूजन स्टेप को यूज किया था। मिंग भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग कहता है आखिर इस छोटी लड़की को इमॉर्टल श्राइन की फुटवर्क टेक्निक के बारे में कैसे पता हो सकता है? मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको इसके अपीयरेंस पर नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये एक छोटी सी बच्ची की बॉडी में है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 4 बड़ी होली लैंड्स में से किसी एक बड़ी लैंड से आई है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मिंग बिमिंग से कहता है हालांकि मैं टाइजी डिवाइन आर्ट को यूज कर रहा हूँ और मैं ये बात पता लगा सकता हूँ कि इसका नेक्स्ट मूव कौन सा होने वाला है और ये कौन से एंगल से मेरे ऊपर अटैक करेगी, लेकिन मैं इससे बच नहीं सकता क्योंकि मेरी स्पीड इससे काफी ज्यादा कम है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे पता है कि आपकी स्पीड काफी ज्यादा कम है। अगर आप इस लड़की को वाकई में स्पीड में हराना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता फ्लैश स्टेप और इल्यूजन स्टेप को यूज करते हुए आप इसको हरा पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ह्यूमनली फुटवर्क टेक्निक के थर्ड स्टेप को भी मास्टर करना होगा और वो भी यहीं पर। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको थर्ड स्टेप जिसका नाम एस्ट्रल स्टेप है उसको मास्टर करना है वरना आप इससे हार जाएंगे। मिंग उसे कहता है तुम्हें पता है कि मैंने तीनों स्टेप्स को मास्टर किया हुआ है लेकिन कभी भी मैंने अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज नहीं किया क्योंकि कभी यूज करने का मौका ही नहीं मिला। आज से पहले कभी मेरा अपोनेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं तीसरे स्टेप को यूज करता। मिंग कहता है लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट है एक नए ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसमें अपने तीसरे स्टेप को भी अच्छे से मास्टर कर लूंगा। वो छोटी लड़की असल में एक प्रिंसेस है। वो प्रिंसेस जंप करते हुए उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है लड़के अगर तुम अपनी उसी स्पीड और उसी फ्लैश स्टेप को यूज करने वाले हो तो तुम्हारे पास मेरे से जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर तुम्हारे पास और भी कोई हिडन वेपन या फिर कोई और टेक्निक है तो उसे जल्दी से शो करो वरना तुम हार जाओगे। जबकि मिंग उसके पंच के सामने खड़ा होता है। मिंग ने अपनी डिवाइन टाइजी आर्ट को भी एक्टिवेट किया होता है। मिंग कहता है मुझे हिलना नहीं है, मुझे पैनिक नहीं होना। कि बाकी के दोनों किलिंग स्टेप्स को यूज करना तो बहुत ज्यादा आसान था क्योंकि उनके लिए कि दुश्मन का आपके सामने होना जरूरी नहीं है, लेकिन एस्ट्रल स्टेप को मास्टर करने के लिए जरूरी है कि आपका दुश्मन आपके बिल्कुल करीब हो। जैसे इसका पंच मेरे चेहरे के करीब पहुंचेगा उसी वक्त मैं अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज करूंगा। मिंग कहता है जितना ज्यादा उसका पंच मेरे करीब पहुंचेगा उतना ज्यादा मुझे पैनिक नहीं होता। जैसे इसका पंच मेरे चेहरे के बहुत ज्यादा करीब पहुंचाएगा उसी वक्त मैं एस्ट्रल स्टेप को यूज करूंगा। मिंग बिल्कुल वैसे ही करता है। जैसे प्रिंसेस का पंच उसके चेहरे के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है मिंग उसी वक्त अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज करता है और वहाँ से साइड पर हट जाता है। पता नहीं इस टेक्निक में स्पेशल क्या है। जैसे
उसका पंच उसके करीब पहुंचा है वो बस साइड पर हो गया है, तो ये तो पहले भी वो उसको डॉज कर सकता था। मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने उसके पंच को डॉज कर दिया है, लेकिन उसका पंच मिंग के चेहरे से करीब से गुजर रहा होता है। इसी वजह से उसके पंच के पीछे पीछे जितनी भी फोर्स होती है, यानी कि उसमें से जो एयर निकल रही होती है, उसके प्रेशर से मिंग पीछे की तरफ गिर जाता है। हालांकि प्रिंसेस को भी पता होता है कि ये यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है। प्रिंसेस हंसना शुरू कर देती है। उसके पंच के पीछे वाली जो फोर्स होती है उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। मिंग काफी दूर जाकर गिरता है। मिंग अपने माथे पे हाथ रख के बैठा होता है और बिमिंग से कहता है, मैंने एस्ट्रल स्टेप को यूज करके अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन उसके पंच के पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से उस प्रेशर से पीछे गिर गया। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको तो खुश होना चाहिए, आपने पहली बार अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट को डॉज किया है। मिंग उठकर बैठ जाता है और कहता है, इतना काफी नहीं है, मुझे अपने एस्ट्रल स्टेप को अच्छे से मास्टर करना है और मुझे इस लड़की को हराना है। वाइस हेड मास्टर कहते हैं, ये लड़का तो इतना भी बुरा नहीं है, इसने हमारी प्रिंसेस के पंच को डॉज कर लिया, वाकई में ये बहुत बड़ा जीनियस है। हेड मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने फाइट के दौरान ही दोबारा से ब्रेक थ्रू किया है, क्या तुमने देखा, इसने अपनी फुटवर्क टेक्निक को एक और लेवल अप कर लिया है, ताकि अभी इसने सही तरह से उसको मास्टर नहीं किया। मुझे लगता है कि यहीं पर इस अपनी एडवांस टेक्निक को मास्टर करने वाला है। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है, इसे दर्द नहीं होता, ये बार बार कितनी बार उससे मार खाएगा? या तो इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, फिर इसने दर्द से बचने के लिए कोई मेडिसिन खाई हुई है। गोल्डन बालों वाले मास्टर कहते हैं, हेड मास्टर मैंने सुना है कि ये लड़का एक बार मैजिकल रिवर एरिया के अंदर गया था और वहाँ पर ये थर्ड लेयर तक चला गया था। आपको पता है कि थर्ड लेयर में आज तक वहाँ पर कोई भी नहीं जा सका। मैजिकल रिवर एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और मुझे लगता है कि इसे वहीं पर कुछ स्पेशल मिला होगा, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा मैंने सुना है कि ये रेड सन के कैवर्न एरिया के अंदर भी जा चुका है। हेड मास्टर उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो इसीलिए इस लड़के के पास हेवन एंड अर्थ वाले ट्रेजर्स हैं। ये लड़का भी काफी जीनियस है। एक सीन फिर से फाइट का दिखाया जाता है। प्रिंसेस बार बार अपने एक स्पेशल मूव लिटिल इटर्नल गॉड फिस्ट को यूज कर रही होती है, जबकि मिंग अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज कर रहा है। वो बार बार उसके पंच को डॉज करने की कोशिश करता है अपने एस्ट्रल स्टेप से, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से उसे बार बार हिट होता है और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोटें भी लगी होती हैं। मिंग बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो प्रिंसेस से बार बार कहता है, चलो फिर से ट्राई करो, और वो फिर से उसे पंच मारती है और वो फिर से अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज करता है। वाइस हेड मास्टर कहते हैं, ये लड़का तो अपने साथ बहुत ही जालिम है। अगर इस लड़के को कुछ प्रैक्टिस ही करना है तो बाहर जाकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करे। ये यहाँ पर फाइट के दौरान इसे सब कुछ प्रैक्टिस कैसे कर सकता है, जबकि इसे पता है कि यहाँ पर ये मर भी सकता है। गोल्डन बालों वाले मास्टर कहते हैं, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इस तरह के लड़के बहुत ज्यादा पसंद हैं। हेड मास्टर उन दोनों से कहते हैं, जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये कितनी स्पीड के साथ लेवल अप कर रहा है। बहुत ही जल्दी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रिंसेस के अटैक से ये अपने आप को बचा लेगा। तुमने नोटिस किया कि प्रिंसेस के अटैक स्लो होते जा रहे हैं, जबकि ये लड़का बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में होती है और मिंग से कहती है, इस बार मैं तुम्हें जरूर हिट करूंगी। उसके बाद देखती हूँ कि तुम दोबारा से मेरे सामने अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए लाते हो या नहीं। वो दोबारा से अपने लिटिल इटर्नल गॉड फिस्ट को यूज करते हुए उसकी तरफ अपने पंच को आगे बढ़ाती है, जबकि इस बार मिंग आगे से मुस्कुरा रहा होता है और मुस्कुराते हुए मिंग अपने एस्ट्रल स्टेप को यूज करता है और वो पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम जाता है। मिंग उसके पीछे जाने के बाद अपनी उस ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को निकालता है और प्रिंसेस की तशरीफ के ऊपर मारते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही बुरी लड़की हो, इसीलिए तुम्हें सजा दी जा रही है। जबकि प्रिंसेस भी मार खाने के बाद चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रिंसेस मिंग से कहती है, अगर तुम अपने ब्लेड की शॉप वाली साइड को यूज करते तो मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाती और तुमने इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया होता। फिर तुमने अपनी स्वर्ड की चपटी साइड को क्यों यूज किया है? हालांकि ये बात इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन तुमने मुझे हिट किया है, इसलिए मैं हार चुकी हूँ, मैं अपनी हार मानती हूँ। मिंग भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में मैंने इस मैच को जीत लिया है? मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर जश्न मनाना शुरू कर देता है और कहता है, क्या वाकई में मैं जीत चुका हूँ, मैंने इस छोटी डीमन को हरा दिया है और ऊपर से मैंने अपनी फ्लैश स्टेप के थर्ड स्टेप यानी एस्ट्रल स्टेप को भी सीख लिया है, उसको मास्टर कर लिया है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर हालांकि आपने इस मैच को जीत लिया है, इस लड़की को हरा दिया है जो कि वाकई में एक लिटिल डीमन थी, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। आपके सामने वाला ओपोनेंट सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था जो कि अपनी मार्शल आर्ट्स वॉरियर स्टेज पर था। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी छोटी सी विक्ट्री पर खुश होना चाहिए। प्रिंसेस मिंग से कहती है, चलो जो भी हो, मैं तुमसे हार चुकी हूँ और मैं अपनी हार को भी मान चुकी हूँ। मेरे बाद जो 50 नंबर पर तुम्हारा ओपोनेंट आने वाला है वो बहुत ज्यादा टफ है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। प्रिंसेस उसे कहती है, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी कि तुम उसे कैसे हरा सकते हो, मेरे बाद आने वाले वॉरियर को। प्रिंसेस उसे कहती है, मेरे बाद जो वॉरियर आएगा तुम्हें सिर्फ उसके 3 अटैक्स को अवॉइड करना है। अगर तुम उसकी तलवार की 3 स्ट्राइक्स को अवॉइड कर लेते हो, तुम मरते नहीं हो, तो इसका मतलब तुम उस मैच को जीत गए हो और तुम उसको भी हरा दोगे। प्रिंसेस मिंग से कहती है, अब जबकि तुमने मुझे हराया है, इस प्रिंसेस को हराया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस फाइट को एंड तक खेलो, यानी कि 50 नंबर वाले
बंदे को भी हराओ, वरना मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अभी प्रिंसेस भी वहाँ से गायब हो जाती है। हेडमास्टर कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, हमारी प्रिंसेस भी इससे हार गई है, अब तो सिर्फ वही बंदा बचा है। वाइस हेडमास्टर कहते हैं अगर ये लड़का वाकई में लास्ट वाले बंदे को भी हरा देता है तो उसके बाद मैं जिनजैन सेक्टर में जाऊंगा और इसके मास्टर से जाकर कहूंगा कि इस लड़के को हमें दे दे, मैं इसे पर्सनली अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। गोल्डन बालू वाले मास्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये लड़का उसको हरा पाएगा, क्योंकि इस प्रिंसेस के बाद जिसकी बारी है वो एम्परर है, एम्परर ज़ियांग की बारी है, और तुम्हें पता है कि एम्परर ज़ियांग के पास ब्लड लाइन है एम्परर कैंगडियान की, इसलिए मिंग के पास उस लड़के को हराने का कोई भी चांस नहीं है। और ऊपर से अगर ये लड़का उसको हरा भी देता है, ये मास्टर गाओ फेंगजियान का स्टूडेंट है, क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर है और इसके ग्रैंड मास्टर एक मार्शल आर्ट्स के गॉड हैं। हम लोग वहाँ पर ऐसे जाकर उनसे नहीं कह सकते कि अपने स्टूडेंट को हमें दे दो, क्योंकि हमें ये पसंद आ गया है। हेडमास्टर उन दोनों से कहते हैं मिंग एक बहुत ही अच्छा और टैलेंटेड लड़का है, मुझे लगता है कि हमें इस लड़के को डबल आइडेंटिटी देनी चाहिए, यानी कि ये जिनजैंग ग्रुप का भी स्टूडेंट रहेगा और हमारा भी स्टूडेंट रहेगा। हम इसे प्राइवेट तौर पर एक ऐसा टीचर देंगे जो कि इसे हमारी डोंकी एकेडमी की टीचिंग्स देगा। अच्छी बात, ये लड़का जिनजैंग सेक्टर का कोर डिसाइपल रहेगा, जबकि हमारी डोंकी एकेडमी का ट्रू डिसाइपल बनकर रहेगा। इसके पास डुअल आइडेंटिटी होगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 116 का एंड करते हैं।